Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, इसका जो इस्तेमाल बढ़ रहा है उससे जुड़े नैतिक सवाल। हाँ, बिल्कुल। एआई में देखिए हमारी स्वास्थ्य देखभाल को बदलने की ज़बरदस्त क्षमता है, लेकिन हाँ, इस ताकत के साथ ना बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। नई बात है। हमारी आज की जो ये बातचीत है ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट पर आधारित है, एआई एथिक्स इन द हेल्थ केयर डोमेन। ये डॉक्यूमेंट इसके क्या कहते हैं जटिल मुद्दे की कई परतें खोलता है। तो आज हमारा मकसद है यह समझना कि हम एआई की इस क्रांतिकारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मतलब मरीजों की भलाई और बराबरी उसको कैसे सेफ रख सकते हैं। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि भाई निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और गोपनीयता, ये जो नैतिक सिद्धांत हैं, इनको एआई बनाने से लेकर उसके इस्तेमाल तक हर स्टेप पर कैसे शामिल किया जाए। तो चलिए इस अहम मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए ये नैतिक दिशा निर्देश आते कहाँ से हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एकदम नए सिद्धांत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी जड़ें तो चिकित्सा अनुसंधान नैतिकता के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जो दशकों से चले आ रहे हैं, वही हैं। हाँ, वही ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, स्वायत्तता, लाभकारिता, हानिकारिता और न्याय, यही चार स्तंभ हैं जो एआई के नैतिक इस्तेमाल की नींव रखते हैं, है ना? बिल्कुल। और इन पुराने स्थापित सिद्धांतों को एआई के इस नए कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। जैसे स्वायत्तता मतलब मरीज का अधिकार, उन्हें पूरी तरह पता होना चाहिए कि उनके हेल्थ डेटा का क्या हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जो एआई वाला इलाज है उसके फायदे क्या हैं, जोखिम क्या हैं और उनके पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, तभी वो सोच समझकर मतलब बिना किसी दबाव के अपनी सहमति दे सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म पे साइन करना नहीं, ये असल समझ है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसे कहते हैं। फिर आते हैं लाभकारिता और अहानिकारिता पर, मतलब फायदा पहुंचाना और नुकसान ना करना। डू गुड, डू नो हार्म। हाँ, वही। एआई सिस्टम ऐसे बनने चाहिए जो मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा लाएं, जैसे बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए या फिर बिल्कुल उनके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बने। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हाँ, पर्सनलाइज्ड। और साथ ही नुकसान का हर खतरा कम से कम करना होगा, चाहे वो गलत डायग्नोसिस का डर हो या एल्गोरिदम की कोई गलती। मतलब वो बैलेंस साधना बहुत जरूरी है। और चौथा स्तंभ आपने बताया न्याय का। ये पहलू शायद सबसे पेचीदा भी है। हाँ, चुनौतीपूर्ण। इसका मतलब है कि एआई के फायदे समाज के हर वर्ग तक पहुंचने चाहिए बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल। और ये सिर्फ फायदों के बकारे तक ही सीमित नहीं है। हमें ये भी पक्का करना है कि एआई जो मौजूदा हेल्थ इनइक्वालिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, उन्हें और बढ़ा ना दे। कई बार क्या होता है, एआई को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है वो समाज के किसी एक हिस्से को ज्यादा दिखाता है। अच्छा। ऐसे में एल्गोरिदम में अनजाने में ही एक बायस, एक पूर्वाग्रह आ जाता है और वो उन ग्रुप्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है जिनका डेटा कम था। एग्जैक्टली। इसीलिए विविध और रिप्रेजेंटेटिव डेटा सेट का इस्तेमाल न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहीं पर बात वाकई पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन ऊंचे आदर्शों को, इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारना आसान नहीं है। कई बड़ी नैतिक चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। आपने पूर्वाग्रह, बायस की बात की, ये शायद सबसे गंभीर चिंताओं में से एक है। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर एआई सिस्टम को ऐसे डेटा पर ट्रेन किया जाए जिसमें पहले से ही ऐतिहासिक या सामाजिक पूर्वाग्रह घुले हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसी खास नस्ल या जेंडर के लोगों को सिस्टम में ही कमतर आंका गया हो, तो एआई उसे सीख लेगा। न सिर्फ सीख लेगा बल्कि उसे और मजबूत कर देगा, एम्प्लीफाई कर देगा। ये स्वास्थ्य सेवा में जो पहले से असमानताएं हैं उनको और गहरा कर सकता है।
इसका एक वाकई चौंकाने वाला उदाहरण हाल ही में सामने आया था। हाँ, वो अमेरिका वाला मामला। हाँ, अमेरिका में एक बहुत कॉमन एल्गोरिथम था। वो तय करता था कि किन मरीजों को एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत है और वो लगातार ब्लैक पेशेंट्स की जरूरत को कम आंक रहा था। और पता है क्यों? क्योंकि उसने हेल्थ पर होने वाले खर्च को बीमारी की गंभीरता का पैमाना मान लिया था। अच्छा, मतलब जो ज्यादा खर्च कर रहा है वो ज्यादा बीमार है। ये तो गड़बड़ है। हाँ, और सामाजिक आर्थिक कारणों से ब्लैक पेशेंट्स अक्सर हेल्थ पर कम खर्च कर पाते थे, भले ही वो ज्यादा बीमार हों। ओहो। जब इस बायस को पहचाना गया और ठीक किया गया तो एनालिसिस ने दिखाया कि ब्लैक पेशेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा केयर का एलोकेशन था वो 17.7% से बढ़कर 46.5% तक हो जाना चाहिए था। अरे बाप रे, मतलब लगभग तिगुना। सोचिए कितने लोगों को सही देखभाल नहीं मिल पा रही थी सिर्फ इस एल्गोरिदम की वजह से। ये उदाहरण दिखाता है कि एल्गोरिदम बायस के कितने गंभीर और असल परिणाम हो सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी चुनौती है पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता की। ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी। हाँ, कई जो मॉडर्न एआई हैं, खासकर डीप लर्निंग वाले मॉडल, वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। ब्लैक बॉक्स से आपका मतलब है कि हमें ये तो पता चलता है कि एआई ने क्या नतीजा दिया, पर यह समझना मुश्किल है कि वो उस नतीजे पर पहुंचा कैसे। बिल्कुल, एआई शायद बता दे कि किसी स्कैम में कैंसर का खतरा है, लेकिन ये ना बता पाए कि उसने किन लक्षणों या पैटर्न के आधार पर ये कहा। अब ये डॉक्टरों के लिए मुश्किल खड़ी करता है। वो पूरी तरह कैसे भरोसा करें, और मरीजों को समझाना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। इसीलिए एक्सप्लेनेबल एआई यानी XAI तकनीकों पर इतना जोर दिया जा रहा है। ये तकनीकें एआई के सोचने की प्रक्रिया को कुछ हद तक समझाने में मदद करती हैं, जैसे कि किन फीचर्स पर एआई ने ज्यादा ध्यान दिया। खास तौर पर कैंसर या आईसीयू जैसी क्रिटिकल सिचुएशंस में। हाँ, ऐसी गंभीर स्थितियों में ये पारदर्शिता और भरोसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर पारदर्शिता नहीं है तो फिर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करना भी मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए एआई की सलाह पर आधारित इलाज में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिसने एआई बनाया, जिसने उसे बेचा, जिस डॉक्टर ने उसकी सलाह मानी, या फिर जिस अस्पताल ने उसे लागू किया? यही सबसे बड़ा सवाल है। जो हमारे मौजूदा कानूनी और नैतिक ढांचे हैं, वो अक्सर इस नई तकनीक के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। और जब जिम्मेदारी साफ नहीं होती तो गलतियों से सीखना और सुधार करना मुश्किल हो जाता है। सही। इससे न केवल मरीजों की सुरक्षा पर असर पड़ता है, बल्कि डॉक्टरों और संस्थानों में भी नई तकनीक अपनाने में एक हिचकिचाहट पैदा हो सकती है। विश्वास नहीं बन पाता। हाँ, एक स्पष्ट जवाबदेही सिस्टम के बिना विश्वास बनाना बहुत मुश्किल है। एक और पहलू है प्राइवेसी का, गोपनीयता का। एआई को सीखने और काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, और हेल्थ केयर में ये डेटा बहुत संवेदनशील होता है, मरीजों की निजी मेडिकल जानकारी। और इस डेटा का कलेक्शन, उसका स्टोरेज, उसका इस्तेमाल, ये अपने आप में बड़े जोखिम पैदा करता है। डेटा लीक का खतरा, हैकिंग का, या कोई गलत इस्तेमाल कर ले, वो खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए डेटा सुरक्षा नियम इतने महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूरोप का GDPR या अमेरिका का HIPAA। ये नियम क्या करते हैं? ये नियम बताते हैं कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए। मतलब सिर्फ जरूरत भर का डेटा लो, जिसे डेटा मिनिमाइजेशन कहते हैं। अच्छा। उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, जैसे इंक्रिप्शन वगैरह इस्तेमाल करके, और कौन उसे एक्सेस कर सकता है, इस पर सख्त कंट्रोल हो। अच्छा। इन नियमों का पालन करना एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए एकदम अनिवार्य है। इन सब जटिलताओं को देखते हुए सोचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो पारंपरिक तरीका है वो भी कम लगने लगता है ना। हाँ। एक मरीज को ये कैसे समझाया जाए कि उसका डेटा एक कॉम्प्लेक्स एआई एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसे क्या समझ आएगा? सही कहा। जो ट्रेडिशनल कंसेंट फॉर्म होते हैं वो अक्सर बहुत लंबे होते हैं, कानूनी भाषा में लिखे होते हैं। हाँ, कोई पढ़ता भी नहीं है ढंग से। बिल्कुल, और वो एआई की बारीकियों को नहीं समझा पाते। इसीलिए अब डायनामिक सहमति यानी डायनामिक कंसेंट जैसे नए मॉडल पर विचार हो रहा है। डायनामिक कंसेंट, ये क्या है? इसका मतलब है कि मरीजों को ज्यादा कंट्रोल दिया जाए। वो चुन सके कि उनका डेटा किस तरह के रिसर्च या इस्तेमाल के लिए यूज हो, और वो समय के साथ अपनी सहमति बदल भी सके। अच्छा, मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये एक ज्यादा पारदर्शी और मरीज केंद्रित तरीका है जो उनकी स्वायत्ता का बेहतर सम्मान करता है। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं। अच्छा, तो इनसे निपटने के लिए दुनिया भर में किस तरह के नियम कानून या दिशा निर्देश बन रहे हैं? क्या कोई आम सहमति बन रही है? हाँ, देखिए, कई स्तरों पर कोशिशें हो रही हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जैसे निकाय आगे आए हैं। WHO ने हेल्थ में AI के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं। वो मूल रूप से उन्हीं 4 स्तंभों स्वायत्तता, लाभ, अहानिकारिता, न्याय के साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर देते हैं। उनका फोकस ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी पर है। और यूरोप का GDPR आपने बताया? हाँ, यूरोप में GDPR डेटा सुरक्षा का एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क देता है जो AI पर भी लागू होता है। वो स्पष्ट सहमति मांगता है, डेटा के उपयोग पर पारदर्शिता मांगता है और जो हाई रिस्क AI हैं उनके लिए खास आकलन DPI। हाँ, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब उसे लागू करने से पहले प्राइमेसी रिस्क्स का एनालिसिस करना जरूरी है। और अलग-अलग देश अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, जैसे अमेरिका या भारत में? अलग-अलग देश अपनी जरूरतों के हिसाब से नियम बना रहे हैं। अमेरिका में FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ। वो इस बात पर काम कर रहा है कि AI बेस्ड मेडिकल डिवाइस को कैसे रेगुलेट किया जाए, खासतौर पर उन AI को जो लगातार सीखते और बदलते रहते हैं। अडैप्टिव AI। हाँ, अडैप्टिव AI। वो चाहते हैं कि डेवलपर्स के पास पहले से प्लान हो कि ये बदलाव सुरक्षित तरीके से कैसे होंगे। इसे वो प्री डिटर्मिन्ड चेंज कंट्रोल प्लान कहते हैं। और डिवाइस बाजार में आने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जारी रहे। अच्छा, मतलब लगातार नजर रखनी है। बिल्कुल। भारत में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने खास तौर पर हेल्थ केयर और रिसर्च में AI के लिए एथिकल गाइडलाइंस जारी की हैं। भारत की अपनी गाइडलाइंस है। हाँ, बिल्कुल। इनमें 10 सिद्धांत हैं जो पूरी तरह मरीज केंद्रित हैं। इसमें सेफ्टी, इंक्लूसिविटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी जैसे पहलू शामिल हैं। ये भारत में AI के जिम्मेदार डेवलपमेंट के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो कुल मिला के दुनिया भर में ये समझ बन रही है कि AI को बिना नैतिक दिशा निर्देशों के खुला नहीं छोड़ा जा सकता। सहमति, पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा, ये कुछ कॉमन चिंताएं हैं जिन पर रेगुलेटर्स ध्यान दे रहे हैं। हाँ, रुझान यही है। नियम जरूरी है, लेकिन ये बदलते लैंडस्केप के साथ लगातार इवॉल्व होते रहेंगे। ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है। तो हमने देखा कि नियम बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं होता। असल सवाल है कि इन्हें जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए। यहीं पर फेयर जैसे सिद्धांत या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो काम आते हैं। ये डेवलपर्स और डॉक्टर्स को ठोस दिशा दिखाते हैं कि सही AI कैसे बनाया और इस्तेमाल किया जाए। सही कहा। फेयर सिद्धांत और उससे जुड़े जो दूसरे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। जैसे कुछ खास बातें अगर मैं बताऊं, पहला, विविध डेटा सेट बनाना। जानबूझकर ऐसे डेटा सेट्स तैयार करना जो आबादी के सभी वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करें, खासकर उन ग्रुप्स का जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और सिर्फ डेटा लेना ही नहीं, उन समुदायों को AI के टेस्ट और मॉनिटरिंग में शामिल भी करना। एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, दूसरा, स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी। सिर्फ बनाने के बाद नहीं, बल्कि लगातार AI एल्गोरिदम का बाहरी एक्सपर्ट्स द्वारा ऑडिट करवाना। और जब AI इस्तेमाल में आ जाए, तब भी उसके परफॉर्मेंस पर नजर रखना कि कहीं उसमें समय के साथ कोई बायस तो नहीं आ रहा या उसकी एक्यूरेसी कम तो नहीं हो रही। अच्छा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तीसरा, शिक्षा और संवाद। डॉक्टरों, मरीजों और पॉलिसी मेकर्स को AI की क्षमताओं और सीमाओं के बारे में, खासकर संभावित बायस के बारे में एजुकेट करना। और साथ ही AI बनाने वालों, डॉक्टरों, एथिसिस्ट्स और मरीजों के बीच लगातार बातचीत को बढ़ावा देना। इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग। हाँ, और चौथा, पारदर्शिता को अपनाना। जहां तक हो सके ऐसे AI मॉडल बनाना जिनकी वर्किंग को समझा जा सके। AI के फैसलों के पीछे का लॉजिक शेयर करना और मरीजों को समझने योग्य भाषा में जानकारी देना। ये बातें तो सीधे तौर पर उन चुनौतियों से जुड़ती हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। बायस, ब्लैक बॉक्स, अकाउंटेबिलिटी। ये प्रैक्टिसेस उन्हें कम करने में मदद कर सकती हैं। निश्चित रूप से इसके अलावा मरीजों के प्रतिनिधियों को AI के डेवलपमेंट और निगरानी से जुड़ी कमेटियों में शामिल करना भी एक अहम सिफारिश है, ताकि मरीजों की आवाज, उनका पर्सपेक्टिव भी शामिल हो सके। तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात, लेकिन आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्या अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां और रिसर्च या डेवलपमेंट की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। ये फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई सवाल अभी बाकी हैं। एक बड़ा एरिया है एक्सप्लेनेबिलिटी पर रिसर्च। हमें और बेहतर XAI तकनीकों की जरूरत है, खासकर कॉम्प्लेक्स AI मॉडल्स के लिए, जैसे डीप लर्निंग, जो कई तरह के क्लिनिकल डेटा पर काम करते हैं। इमेजेस, टेक्स्ट, नंबर्स, सब मिलाकर। मल्टी मॉडल डेटा। हाँ, मल्टी मॉडल सेटिंग्स के लिए। दूसरा, हमें लॉन्ग टर्म स्टडीज की जरूरत है, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं।
हमें ये देखना होगा कि एआई अपनाने का सालों बाद हेल्थ आउटकम्स पर, डॉक्टरों के काम करने के तरीकों पर और हेल्थ सर्विसेज में इक्वालिटी पर क्या असर पड़ता है। अभी हमारे पास ज्यादातर शॉर्ट टर्म डेटा है हाँ, अभी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ज्यादा पता है, लॉन्ग टर्म कम। और नियमों के लिहाज से रेगुलेशन में रेगुलेशन को भी एआई की रफ्तार के साथ कदम मिलाना होगा। हमें अडैप्टिव गवर्नेंस मॉडल्स चाहिए, शायद रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसे प्रयोग करने होंगे। सैंडबॉक्स मतलब एक कंट्रोल्ड माहौल जहां नई एआई तकनीकों को रियल वर्ल्ड डेटा के साथ सुरक्षित रूप से टेस्ट किया जा सके, बिना मरीजों को बड़ी जोखिम में डाले। अच्छा, एक तरह का कंट्रोल्ड टेस्टिंग ग्राउंड। हाँ, और एक बिल्कुल नया उभरता हुआ एरिया है बड़े भाषा मॉडल LLMs का, हेल्थ केयर में इस्तेमाल। जैसे चैट जीपीटी वगैरह। हाँ, उसी तरह के मॉडल। ये चैटबॉट जैसे मॉडल जानकारी देने या डॉक्टरों की मदद करने में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन गलत जानकारी फैलाने या प्राइवेसी भंग करने का खतरा भी बहुत है। हाँ, ये तो है। इनके नैतिक मूल्यांकन और इस्तेमाल के लिए हमें जल्दी स्पष्ट गाइडलाइंस बनाने होंगे। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि हमें एआई के डिजाइन से लेकर उसके इस्तेमाल और निगरानी तक हर स्टेप पर एथिकल प्रिंसिपल्स को बुनना होगा, मरीजों को एम्पावर करना होगा, नियमों को फ्लेक्सिबल रखना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। तभी हम ये पक्का कर पाएंगे कि एआई स्वास्थ्य सेवा को वाकई बेहतर बनाए, बिना मरीजों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा या उनकी गरिमा से कोई समझौता किए। बिल्कुल सही कहा। और ये सब हमें एक बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जब हम ये एआई एल्गोरिथम बनाते हैं, कोड लिखते हैं, तो हम अनजाने में किन सामाजिक मूल्यों, किन मान्यताओं और किन पूर्वाग्रहों को कोड के रूप में उनमें डाल रहे हैं। और हमारी आज की ये तकनीकी रचनाएं भविष्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और शायद समाज को भी किस तरह आकार देंगी, इस पर गंभीरता से विचार करना हम सबकी, खासकर इस तकनीक से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ स्वास्थ्य सेवा में एआई की नैतिकता पर हमारी आज की ये गहन बातचीत यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।